हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर हो रही। एक बार बच्चों फिर से आप सभी का स्वागत है। 11th की फिजिक्स आपकी कंटिन्यू है और आप लोग अगर बुक्स की दुकान खुल गई है तो एनसीईआरटी फिजिक्स ज़रूर खरीद लीजिए। उसी की हेल्प से आप कंपटीशन, बोर्ड एग्जाम, एनी अदर एग्जाम्स का स्टडी कर सकते हैं। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आप अपनी बुक्स की हेल्प से थोड़ी सी थ्योरी मिक्स करके आप इस स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चैप्टर थर्ड, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इस टॉपिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज मोशन। मोशन क्या है? तो जनरली अगर हम लोग सोचते हैं कि मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, मोशन इज द कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। कहने का मतलब है कि जो मोशन होती है, मतलब गति होती है, वो हमारे पूरे ब्रह्मांड में सब जगह निहित है। हर चीज किसी न किसी रूप से वो मोशन कर रही है। वी वॉक, रन एंड राइड अ बाइसिकल, जैसे हम लोग टहलते हैं, दौड़ते हैं, किसी गाड़ी से चलते हैं, तो ये क्या है? एक टाइप की मोशन है। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, एयर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ आवर लंग्स। यद्यपि जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी में जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो उसमें हवा अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है। यानी कि मतलब क्या है कि जो फेफड़े हैं, लंग्स वगैरह हैं, वो किस में है? मोशन में है, क्योंकि हवा को अंदर बाहर कर रहे हैं। आवर ब्लड फ्लोज इन आर्टरीज एंड वेन्स, इसी प्रकार से हमारा ब्लड पूरी बॉडी में क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। सर्कुलेट कर रहा है मतलब मूव कर रहा है। तो दिस टाइप क्या है? एक मोशन है। ठीक है। और व्हेन वी सी लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्री एंड वाटर फ्लोविंग डाउन टू डैम। तो जब हम देखते हैं कि पेड़ से पत्तियां गिर रही होती हैं, तो पत्तियों का गिरना क्या है? मोशन। और डैम वगैरह होते हैं, उसमें पानी निकलता है, डैम से पानी गिर रहा है, ये भी पानी की क्या है? मोशन, मतलब गति है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप और भी समझ सकते हैं, जैसे कि व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, प्लेन्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। इसी प्रकार से जो ऑटोमोबाइल्स मतलब कार हो गई, बाइक हो गई, एनी अदर मीडियम हो गया, और आपकी कार्स, एरोप्लेन्स हो गए, ये क्या करते हैं? लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो दिस टाइप भी क्या है? मोशन है। आवर अर्थ रोटेट्स वंस एवरी 24 आवर एंड रिवॉल्व्स अराउंड द सन वंस इन अ ईयर। इसी प्रकार से हमारी पृथ्वी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। देखिए, दो प्रकार से हमारी अर्थ क्या कर रही है? अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, तो ये मोशन है। और 24 आवर में एक बार पूरा रोटेशन कर लेती है अपने एक्सिस पर। और दूसरी, हमारी अर्थ रोटेशन के साथ साथ सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, सन का चक्कर भी लगा रही है। ठीक है, तो रेवोल्यूशन हो रहा है, और इसको सूर्य का एक पूर्ण चक्कर लगाने में उसको 1 वर्ष लगता है, 365 दिन। तो इसी को आप कहते हैं। तो ये क्या है? दिस टाइप सिचुएशन, मोशन। और तो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी many types motion due to cause, path length, displacement, velocity, speed, acceleration and relative motion. In this chapter related to kinematics,
काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द मोशन। और इस काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स की एक यूनिट है काइनेमेटिक्स, इसमें क्या करते हैं हम लोग टू नो मोशन, मोशन को जानना चाह रहे हैं, नॉट नो कॉज ऑफ मोशन। मतलब हम लोग मोशन की बात करेंगे लेकिन मोशन का क्या कॉज है, क्या कारण है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मोशन के कॉज, मोशन का कारण जानने के लिए अगला एक और चैप्टर है मोशन से रिलेटेड, तो उसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो मोशन उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो इस प्रकार से हम इसको एक लाइन में अगर डिफाइन करना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे। मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो इस प्रकार से हमने ये ढेर सारे कॉज समझने के बाद हमने इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मोशन इज चेंज इन पोजीशन। मोशन क्या है, एक चेंज है, किसमें, पोजीशन, किसका, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसके साथ, टाइम के साथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर ले रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो इज इन मोशन। जैसे आई एम स्टे हेयर एट एनी इंस्टेंट टाइम, आफ्टर सम टाइम आई एम इन हेयर। तो क्या लगा, कुछ समय पहले हम यहाँ थे, कुछ समय बाद हम यहाँ गए, तो यहाँ से यहाँ तक हम चले। ठीक है, तो हमने अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज कर लिया, यहाँ से यहाँ। तो हमने अपनी पोजीशन को चेंज किया, किसके साथ, विद टाइम। तो दिस टाइप सिचुएशन इज कॉल्ड मोशन। तो मोशन आपको समझ में आ गया होगा। मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। तो अब इसमें हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसमें टॉपिक अगला लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हिंदी में इसको कहना चाहें निर्देश तो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बच्चों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, देखिए हमने आपको अभी मोशन के बारे में समझाया कि मोशन क्या है। मोशन इज द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर ले रहा है तो उसी को हम कहते हैं मोशन। लेकिन हम क्या, किसके रिलेटिव में उसकी मोशन को कहने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स पे चलें, समझने का इसको प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, कार, और इस कार में कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। अब हमें ये बताइए, ये कार चल रही है, मतलब कैसी है, मोशन में है। तो यहां पर हमें बताइए कि कोई कार मूव, मतलब एनी कार मूव ऑन द रोड विद ए कार राइडर। कोई कार एक चल रही है सड़क पर, उस पर कार सवार बैठा हुआ है। तो आप हमें ये बताइए कि व्यक्ति मोशन में है, मतलब पर्सन जो कार चला रहा है या बैठा है वो व्यक्ति मोशन में है या रेस्ट में है। अच्छा, यहाँ एक शब्द आया रेस्ट। तो व्हाट इज रेस्ट, तो रेस्ट वही हो जाएगी कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट में। जैसे अभी हम इस घर, मतलब इस होम के रिलेटिव में कैसे हैं, रेस्ट में। क्यों, क्योंकि अगर हम यहीं पर खड़े रहें, 1 घंटे तक खड़े हैं, 2 घंटे तक खड़े रहें, तो हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट।
तो हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि ये कार मूव ऑन द रोड, तो बताइए ये कार सवार रेस्ट में है कि मोशन में है। तो यहाँ पर हम इसको क्लियर डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम इसको क्लियर डिफाइन करेंगे तो हमें ऐसा कहना पड़ेगा, जैसे आपने कहा कि कार में बैठा व्यक्ति मोशन कर रहा है, और दूसरी टाइप में हमने कह दिया नहीं कार का व्यक्ति तो रेस्ट में है। तो यहाँ पर देखिए एक ही चीज के दो आंसर हो रहे हैं। मैंने कहा कार सवार रेस्ट में है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि कार सवार मोशन में है। क्या ये दोनों के आंसर सही हैं? तो यस, यहाँ पर दोनों के आंसर सही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों जो अपना व्यू दे रहे हैं, व्यू वो अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। मतलब क्या मीन्स, व्हाट इज मीन्स? तो देखिए एक व्यक्ति कह रहा है कि ये कार सवार रोड के रिलेटिव में मोशन में है। सही बात है, कार क्या कर रही है? रोड पर मूव कर रही है, तो कार के साथ साथ वो पर्सन भी मूव कर रहा है। तो जो कार सवार है वो क्या है? मोशन में है। किसके रिलेटिव में, किसके सापेक्ष में? रोड के सापेक्ष में। लेकिन वही दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि ये कार सवार जो कार पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो रेस्ट में है। किसके सापेक्ष? कार के रिलेटिव में। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति उस कार में बैठा है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। किसमें? विद रिस्पेक्ट टू कार। देखिए जिस सीट पर ड्राइवर बैठा है उसी पर बैठा रहेगा, चाहे वो 5 किलोमीटर जाए चाहे वो 10 किलोमीटर जाए। तो उसने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा विद रिस्पेक्ट टू सीट, कार की सीट। लेकिन तो यहाँ पर एक ही, तो देखिए एक ही व्यक्ति के टू टाइप्स हो गए कि वही कार सवार रोड के रिलेटिव में मोशन में है, वही कार सवार कार के रिलेटिव में रेस्ट में है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया। तो जब भी हम किसी की मोशन और रेस्ट की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर एक शब्द लेना पड़ता है रेफरेंस। किसके रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं? थोड़ा सा और देख लीजिए। हम कहते हैं कि ये जितने भी पेड़ हैं, ये सारे के सारे पेड़, घर, ये सारे के सारे रेस्ट में हैं। हम लोग रोज देखते हैं कि जो घर यहाँ था आज भी यहाँ है, 10 साल बाद भी यहाँ है, 100 वर्षों बाद भी यहाँ होगा, भले वो खंडर हो जाए। ऐसी पेड़ लगा हुआ है तो 10 वर्षों तक वही रहेगा। तो क्या ये सही है? तो यहाँ पर आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि इस पृथ्वी के सापेक्ष, इस अर्थ के सापेक्ष, इस अर्थ के रेफरेंस में ये सारे घर, मकान और पेड़ रेस्ट में हैं। सही है, रेफरेंस दिया हमने कि मेरे सापेक्ष और पर्सन के सापेक्ष, और सापेक्ष मीन्स रिलेटिव, रेफरेंस, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको अदर प्लेनेट्स से देख रहा होगा, अगर कोई व्यक्ति दूसरे ग्रह से देखे तो क्या होगा? ये सारे के सारे अर्थ की चीजें उसको मोशन में नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है, सूर्य का चक्कर लगा रही है। और जब कोई व्यक्ति मतलब चलते हुए सिस्टम पर बैठा होता है तो उसको मोशन में माना जाता है। तो ये पेड़ पौधे, घर, मकान, ये हम लोगों के सापेक्ष रेस्ट में है, लेकिन अदर प्लेनेट के रिलेटिव में मोशन में है। तो यहाँ पर किसी भी चीज का हम रेस्ट मोशन का डिस्क्रिप्शन करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो एक ही चीज को एक व्यक्ति रेस्ट में कह सकता है, वही दूसरा व्यक्ति उसको मोशन में कह सकता है। दोनों की क्लियरिटी है, बस वो अलग अलग रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो इसी को हम कहेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आप जो बात अपनी कर रहे हैं वो किसके रेफरेंस में कर रहे हैं। तो आगे देखें। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हम कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जो 3D को डॉट करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने ये एक पॉइंट बना दिया, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं। तो हमने ये लाइनें हटा दी, ठीक है।
देखिए ये तीनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसको बोल सकते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, परस्पर लंबवत अक्ष हैं। ठीक है, तो इसके आपने जनरली नाम दे देते हैं एक्स, वाई और इसको जेड। और जहां तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उसको एक नया नाम देते हैं ओरिजिन। ओ फॉर ओरिजिन, जहां से स्टार्टिंग होती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। मैथमेटिक्स का ये वर्ड है ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन है यहाँ पर। तो अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट की बात की यहाँ पर, ये तो इसकी हम पोजीशन बताना चाह रहे हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो इसके कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए? 3, एक्स, वाई और जेड। अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट केवल एक एक्सिस में जाएगा, एक्स और वाई और जेड, तो उसको वन डायमेंशन। कहने का मतलब है टाइम के साथ साथ केवल एक ही डायरेक्शन में वो जाता है तो उसको हम वन डायमेंशन। एक साथ वो 2 डायमेंशंस में जाता है, जैसे 2 डायमेंशन मतलब एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स, तो उसको 2 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक साथ तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स वाई जेड, तो उसको 3 डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे किसी वायर पर चलता हुआ इंसेक्ट, किसी तार पर चलता हुआ कीड़ा केवल 1 डायमेंशनल मोशन कर सकता है, तो उसको 1 डायमेंशन कहते हैं। मैदान में दौड़ता हुआ खिलाड़ी, ग्राउंड में कोई प्लेयर दौड़ रहा है, तो उसकी 2 डायमेंशन हो सकती हैं। कितनी? 2, लेंथ और विड्थ में 2 डायमेंशन हो सकती हैं। अब कोई मान लीजिए वर्ड है, पक्षी है, मॉस्किटो है, ठीक है, ये गैस, सबसे अच्छा गैस को आप छोड़ दीजिए, पक्षी को उड़ा दीजिए, तो एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है और जेड में जा सकता है। तो एक्स वाई जेड तीनों पोजीशन, तो ये 3 डायमेंशन। तो मोशन कितने डायमेंशनल हो गए? 1 डायमेंशनल जब एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, 2 डायमेंशनल जब 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो, 3 डायमेंशनल जब तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल मोशन। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसकी मान लेते हैं कि ये 2 मीटर, ये इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, मान लीजिए ये मान लीजिए 5 निकला है, निकल और भी सकता है कुछ, तो हम ये कह सकते हैं कि ये P पॉइंट एक्स एक्सिस में 2 मीटर, वाई एक्सिस में 3 मीटर और जेड एक्सिस में 5 मीटर डिस्टेंस। कहने का मतलब है इसी को हम कहते हैं एक्स वाई जेड। तो इसकी पोजीशन 3 डायमेंशनल है, एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं कि किसके रेफरेंस में आपको बात कर रहे हैं। तो कभी भी हम पोजीशंस का निर्धारण करेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट्स के टर्म में लेते हैं कि एक्स चेंज हो रहा है, एक्स वाई चेंज हो रहा है, एक्स वाई जेड चेंज हो रहा है। और ये सब कहाँ से आप मेजर कर रहे हैं? ओरिजिन से। जैसे थोड़ा सा और समझिए इसमें, मान लेते हैं आप, जैसे आप अपने घर की डिस्टेंस कैसे बताते हैं? जैसे आप ये कहते हैं कि मेरा घर स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, तो आपने इसमें ओरिजिन किसको माना? किसके रेफरेंस में आप अपने घर की डिस्टेंस बता रहे हैं? प्लेटफॉर्म के ना, प्लेटफॉर्म। तो ऐसे बताते हैं, जैसे हम कहें कि मेरा ये जौनपुर से लखनऊ 300 किलोमीटर है, तो लखनऊ की डिस्टेंस जौनपुर से, तो आपने जौनपुर को ओरिजिन माना है, तो आप जौनपुर के रेफरेंस में लखनऊ की डिस्टेंस बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स के टर्म में चलता है। और हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप्स होता है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आगे मिलेगा आपको, उसमें स्टडी करेंगे। आगे देखें,
पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट देखिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्या कहें कि जब डिस्टेंस के कंपेयर में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और कोई ऑब्जेक्ट उसकी कंपैरिजन बहुत छोटा समझ में आए, तो उसी को हम पॉइंटेड मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं? पॉइंटेड, बिंदुवत, बिंदु के आकार का पॉइंट मान लेते हैं। जैसे क्रिकेट बॉल एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट कंपैरिजन टू क्रिकेट ग्राउंड, मतलब जो क्रिकेट ग्राउंड है, खेल का मैदान है, उसकी तुलना में जो क्रिकेट की बॉल है वो क्या है? एक पॉइंट है। मतलब ग्राउंड बहुत बड़ा होता है, बॉल बहुत छोटी होती है, तो उस पूरे ग्राउंड की तुलना में हम क्रिकेट बॉल को क्या मान सकते हैं? पॉइंट। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे कि कोई व्यक्ति है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो पूरे प्लेटफॉर्म मतलब उससे ट्रेन गुजर रही है, तो ट्रेन के सापेक्ष वो व्यक्ति क्या है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। कि अ मैन स्टैंड ऑन अ प्लेटफॉर्म इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कंपैरिजन टू ट्रेन, मतलब ट्रेन की तुलना में वो व्यक्ति क्या है? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मान लीजिए जो अदर प्लेनेट्स, खासतौर से सन की बात करें, सन पृथ्वी की तुलना में, अर्थ की तुलना में बहुत बड़ा है, लेकिन हमें दिखता कितना है? एक पॉइंटेड। तो यहाँ से अर्थ से सन की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इसलिए वो हमें कैसा दिखता है? एक पॉइंट के रूप में दिखता है, एक बिंदु के रूप में दिखता है। तो जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो उस ऑब्जेक्ट कैसा लगने लगता है? पॉइंटेड। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में, कौन पॉइंट ऑब्जेक्ट किसके रिलेटिव में आएगा, ये आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। देखें आगे, अब हम लोग बात करते हैं पाथ लेंथ। व्हाट इज पाथ लेंथ? तो देखिए, एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। यहाँ पर कोई हमने ओरिजिन मान लिया, मान लीजिए ये 20, 40, 60 और 80 ये मीटर में है, और इसी प्रकार से -20, -40, -60 मीटर, -80। तो देखिए कि ये हमने कोई ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स माने जाते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स माने जाते हैं। तो इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो मान लीजिए कोई कार ऊपर है, कोई यहाँ पर कार है, तो t इक्वल टू कितना? 0। तो मान लेते हैं इस साइड इसकी डिस्टेंस कितनी है? 0, ठीक है। एट एनी टाइम 0, डिस्टेंस भी 0। अब मान लेते हैं यहाँ ये P है, और अब वो O से P तक चली गई। विभिन्न टाइम इंटरवल्स हो सकते हैं, एट एनी टाइम हो सकता है। तो ये कितना? O से T, तो O से P, तो O से P कितना? 20, 40 और ये, तो पता चला ये 60 मीटर। अब पता चला कि ये P से, मान लीजिए यहां पर आ गया Q पर, तो P to Q, P to Q, तो यहां से 10 नहीं 20, 20, 20, 40, 40, 20, 60, तो यहाँ से यहाँ तक कितना लौटा? 60, फिर 20 है ना, 80,
और 80 और 20, कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक 60 और यहाँ से यहाँ तक कितना 40, 100 हो गया। कितना हो गया 100 मीटर। अब तुम कहोगे यहाँ तो प्लस था, इस साइड माइनस था, तो नहीं, उसने क्या किया, ट्रेवल किया। तो जो पाथ लेंथ होती है वो नेगेटिव कभी नहीं होती है, भले ही वो लेफ्ट जाए, राइट जाए, अप जाए, डाउन जाए, फॉरवर्ड जाए, बैकवर्ड जाए, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं, हमेशा पॉजिटिव। तो ये तो कहने का मतलब कार ने इतनी लेंथ को क्या किया, ट्रेवर्स किया, इतनी लेंथ उसने मेजर किया। तो इसी लेंथ को क्या कहेंगे, पाथ लेंथ। इसी पाथ लेंथ को क्या कहेंगे, डिस्टेंस। तो हम क्या कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट जितने पाथ को, जितनी डिस्टेंस को कवर करता है विभिन्न टाइम इंटरवल्स में, मतलब उसको विभिन्न टाइम इंटरवल्स लग सकता है कि विभिन्न टाइम इंटरवल्स में जितनी डिस्टेंस को वो कवर करेगा उस पूरी लेंथ को हम क्या कहेंगे, पाथ लेंथ या डिस्टेंस। मतलब किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर की गई डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट द्वारा कवर की गई डिस्टेंस को हम पाथ लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। पाथ लेंथ या डिस्टेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव। मैंने कहा चाहे लेफ्ट चाहे राइट, अप डाउन फॉरवर्ड रिवर्स, कहीं भी जाएं हमें नेगेटिव नहीं लेना, प्लस जोड़ते ही जाना है। ठीक है, इसका पाथ लेंथ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, सभी डिस्टेंस को आप जोड़ते जाइए, क्योंकि पाथ लेंथ या डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आगे देखें, पाथ लेंथ के बाद डिस्प्लेसमेंट। ये आपने छोटी क्लासों में सब पढ़ा होगा। अब देखिए, मान लीजिए यहां से यहां तक गया उसको x1 लगा और यहां से यहां तक गया उसको x2 टाइम लगा। कोई कार O से M तक गई, फिर वही कार O से P तक गई। तो इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो डिस्प्लेसमेंट हमें देखने के लिए देखना है क्या, डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाई डेल्टा। डेल्टा डिफरेंस का चिन्ह है। डेल्टा किसका चिन्ह है? डिफरेंस। तो हम यहाँ पर दो पोजीशन में डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। ध्यान रखिएगा, हम किस में डिफरेंस ला रहे हैं, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। तो डेल्टा एक्स एक हो जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो अगर कोई कार, देखिए पहले O से 40 गया, फिर O से 60 गया, तो उसमें कितना, दो कार हैं, एक O से P एक O से M, तो दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है? तो इसकी फाइनल पोजीशन 60, इसकी पोजीशन 40, तो हो जाएगा दोनों में 60 माइनस 40। तो दोनों कारों में पाथ डिफरेंस कितना आ गया, 20 मीटर। तो द डिफरेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन टू इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो ध्यान रखिएगा। अब इसमें हो क्या सकता है, इसमें प्लस माइनस जीरो सब कुछ आता है डिस्प्लेसमेंट का। देखो, जैसे हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ M पर गया और फिर वहां से ये इस 20 पर आ गया N। तो कोई ऑब्जेक्ट पहले कहाँ गया, M से कहाँ गया, N। तो उसकी फाइनल पोजीशन कितनी है? फाइनल पोजीशन 20, इनिशियल पोजीशन 40। ठीक है, पहले यहां से 40 गया, 40 से 20 पर आया, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो कितना आ गया, -20।
ठीक है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, लौट रहा है। तो ये ध्यान आपको रखना है। तो इसमें निकल के क्या आया, अगर इसको हम एक लाइन में कहें, देखें नोट मान लीजिए, चाहे लेंथ, पाथ लेंथ, ऑलवेज कैसा? पॉजिटिव। पाथ लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, और डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखिए पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो भी नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। दूसरा देखें, पाथ लेंथ, देखिए ग्रेटर और इक्वल किससे? डिस्प्लेसमेंट से। जो पाथ लेंथ है या तो डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? ग्रेटर होगा, मतलब ज्यादा होगा, या उसके इक्वल होगा, या तो दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर पाथ लेंथ बड़ा हो सकता है। पाथ लेंथ या डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं, और पाथ लेंथ अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ग्रेटर देन 1 और इक्वल देन 1, ठीक है, ऐसा भी आप। और तीसरा क्या है? पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटीज while displacement is a वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर है और ये वेक्टर है, मतलब इसमें सिंपल से रूल्स फॉलो होते हैं ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें आपके क्या है? एल्जेब्रा जो आपने बीजगणित पढ़ी होगी उसके वेक्टर रूल्स फॉलो होते हैं। अब इसमें थोड़े से कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिए, हो जाएगा ना ये। तो कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे हम कहें ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, चलिए इसी में समझा देते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा। अगर हम यहां आपसे कहें डिस्टेंस कहां से कहां तक? ए टू बी। तो ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट चला, ए से बी तक कोई ऑब्जेक्ट चला, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है? तो ए से बी तक, तो कैसे गया होगा? यहां से, ठीक है। तो ये कितना हो गया? हाफ। किसका? पूरे स्फीयर का। पूरे स्फीयर का कितना है? हाफ। तो हाफ डिस्टेंस कवर की, ठीक है। तो हमने देखा कि फुल डिस्टेंस कितनी होती है इसकी, किसी स्फीयर की टोटल डिस्टेंस, उसकी सरकमफ्रेंस परिधि, तो टोटल 2 पाई आर रेडियस। तो उसका कितना है? हाफ। हाफ कब होता है? जब 2 से डिवाइड कर देते, किसी भी संख्या में 2 से डिवाइड करने पर उसका हाफ हो जाता है। तो कितना आ गया? पाई आर। तो ए से बी तक कितनी डिस्टेंस कवर की उसने? सरकमफ्रेंस का हाफ, मतलब पाई आर।
अगर इसी में हम कहें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपको समझना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता, ये वेक्टर रूल्स फॉलो होते हैं तो सीधा होता है। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट के लिए चलेंगे तो हम ये बड़ा मार्ग कवर नहीं करेंगे, हम छोटा मार्ग कवर करेंगे। तो ये सीधा हम लोग सीधा जाएंगे, तो ये कितना r, क्योंकि यहाँ तक ये कितना r, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया डायमीटर, क्या हो गया उसका व्यास, डायमीटर। तो r प्लस r मतलब 2r, 2r क्या है इसका डायमीटर। तो समझिए ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, b माइनस a, तो यही तो बनेगा डायमीटर। तो डिफरेंस आ गया दोनों में। दूसरा, अगर हम कहें आपसे कि एक पूरे चक्कर का में कितनी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस इन वन साइकिल, डिस्टेंस इन वन साइकिल। तो देखिए यहां से चले यहीं पर आ गए तो पूरा एक साइकिल हो गई, तो सर्कमफ्रेंस आएगा ना, तो 2 पाई r। अगर इसी में हम कहें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो कहां a से चले, लौट कर कहां गए a पर, तो फाइनल भी a तो इनिशियल भी, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल भी a इनिशियल भी a, कितना 0। और सीधी बात है जहां से चले हम लौटकर वहीं आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, कुछ नहीं ना, वही इनिशियल वही फाइनल 0, तो डिस्टेंस 0 नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो ऐसे आपको समझना है। अगर यही चीज हम कह देते कि A to C हम क्या निकालेंगे डिस्टेंस, तो A to C ये, तो डिस्टेंस यहां से यहाँ, तो ये कितना है बच्चों, इस पूरे का क्वार्टर है ना, 1/4 है ना, तो सर्कमफ्रेंस कितनी 2 पाई r, उसका कितना है 1/4, एक ही पार्ट तो है, तो 4, तो कितना पाई r अपॉन 2। वही अगर हम कहें डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहाँ A to C, तो फाइनल C इनिशियल A, तो ये एक सीधी लाइन डाल देंगे परपेंडिकुलर, तो ये लाइन क्या होगी, तो देखिए ये आपका हाइपोटेनस, नहीं ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, सॉरी ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए हाइपोटेनस। तो इसको आप मैथमेटिक्स के अलजेब्रा रूल्स लगाएंगे, आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है ना दोनों, तो हो जाएगा आपका क्या ये, तो ये चाहिए, तो यहाँ से लगाएंगे AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये कितना होगा r, ये भी कितना होगा r, रेडियस है ना, तो ये जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़े हो ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, तो ये कर्ण लंब आधार, तो हो जाएगा 2r स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो AC इक्वल टू अंडर रूट 2r स्क्वायर, कितना आ गया, तो r√2। ऐसे निकालेंगे आप क्या डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ढेर सारे आपको एग्जाम्पल्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटिव बता दिए। जैसे अगर कोई कहता है कि 3 + 4 5 होता है, प्रूव करो, तो 3 + 4 क्या 5 हो सकता है, हम तो जानते हैं 3 + 4 = 7, तो 3 + 4 क्या 5 हो सकता है, यस, इन वेक्टर फॉर्म हो सकता है। देखो कैसे ये हो जाएगा ना, तो देखें वो कहता है कि 3 + 4 = 5 और 3 + 4 = 7, बिल्कुल ये स्केलर मेथड है, सिंपल रूल्स है, 3 + 4 7, लेकिन ये एल्जेब्रिक रूल्स है। देखो ये 3 ये 4, तो हमें ये चाहिए है ना, तो 3 + 4 ये कितना आ जाएगा 5, क्यों, देखो A B C, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर हटा दो, तो
3 3 का 9, 4 4 का 16, 9 16 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो जब इसको हम इस प्रकार से एल्जेब्रिक मेथड लगाते हैं तो 3 + 4 = कितना आता है 5। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है और ये आपका डिस्टेंस मेथड है। इस प्रकार से आपने ये पढ़ लिया और नेक्स्ट चैप्टर में अब आप पढ़ेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ लिया, तो आप पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। इसी टाइप से आगे एक्सीलरेशन, फिर रिलेटिव मोशन, फिर कुछ ग्राफ्स, और ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। आप लोग लाइक जरूर करते रहिए चैनल को। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स आती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू। शुभ रात्रि।